सरकार की वादाखिलाफी के चलते कोरोना योद्धाओं ने आज पलवल शहर में जुलूस निकालकर पलवल के विधायक दीपक मंगला के आवास का घेराव किया और विधायक के आवास के सामने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्करों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आशा वर्करों का धरना विकराल रूप धारण करेगा। कुछ समय बाद विधायक दीपक मंगला आशा वर्करों के बीच आए और आशा वर्करों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद विधायक दीपक मंगला ने उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पलवल विधायक दीपक मंगला के आवास का घेराव करती ये हजारों महिलाएं आशा वर्कर हैं, जिनकी सीटों के समर्थन से पूरे हरियाणा के जिलों में पिछले कई दिनों से हड़ताल चल रही है। धरने पर बैठी आशा वर्करों का कहना है कि सरकार ने उनका 8 सेवाओं पर इंसेंटिव देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी मासिक आमदनी में काफ़ी कमी आई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के साथ वर्ष 2018 में एक समझौता हुआ था, जिसे सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया, जिसके कारण मजबूरी में आशा वर्करों को हड़ताल पर बैठना पड़ा है। यह हालात तो तब हैं जब आशा वर्करों को सरकार द्वारा कोरोना योद्धा घोषित किया हुआ है। आशा वर्कर यूनियन की पदाधिकारी ममता देवी और सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल भाटी का कहना है कि गत वर्ष तक उन्हें डीएनसी, एएनसी और डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, हाउस होल्ड सर्वे, ई कपल, BHP-MC आदि सर्विस पर 50% इंसेंटिव मिलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। उनकी मांग है कि सरकार उनकी 8 सेवाओं पर इंसेंटिव को दोबारा शुरू करे। विधायक दीपक मंगला को ज्ञापन सौंपने के बाद उन विधायक ने आशा वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांगों को मजबूती के साथ सरकार के सामने पेश किया जाएगा। साथियों, आप सबने इस कोरोना काल में जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, उस भूमिका की प्रशंसा एक आम आदमी से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी की है, उसमें कोई संदेह नहीं। और मैं अपनी बहनों को पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इनके हक की जो भी बात है, केवल मैं ही नहीं, हमारे सारे साथी आपके उचित हकों को माननीय मुख्यमंत्री जी से, संबंधित अधिकारियों से, संबंधित सभी विभागों से दिलवाने में अहम एक वकील की भूमिका निभा करके आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें आपको हमारे योगदान में कहीं कोई किसी भी तरह की कोई कसर नजर नहीं आएगी। क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, कोरोना काल का समय है, आप सब भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस भीषण गर्मी में आप आए हैं, जो आप आशा लेकर के आए हैं, उन आशाओं पर मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने दूंगा। ये मेरी बहनें ही यहाँ बैठी हुई हैं, कई बहनें तो मेरी यहाँ ऐसी बैठी हुई हैं बचपन में जिनके साथ मैं खेला भी हूँ। साथियों, हमारे यहाँ किसान भाई भी हैं, उन्होंने भी जो ये एक ज्ञापन दिया है, मैं अपने किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, दोनों सरकारों से किसानों का किसी भी तरह का हक पर कोई भी लगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय नहीं होगा। इसके लिए भी जो आपने मेरे को यहाँ इस ज्ञापन के माध्यम से जो भी बातें सौंपी हैं, मैं इन सारी बातों को भी, आपकी उन मांगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और आपका एक अच्छा वकील बन करके आपकी बातों की मैं पैरवी करूंगा। जो मानने वाली बात होगी वो जरूर किसानों के जो अहित की बात होगी, उसके लिए मैं भी अपनी तरफ से, आपकी तरफ से अड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी अपनी माताओं का, बहनों का और सभी अपने आए हुए साथीगणों का बहुत बहुत अपनी तरफ से आप सबका इस बात को लेकर के आभार प्रकट करते हुए कि आपकी बातों
पलवल जिले के होडल में हरियाणा करमन बॉर्डर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फर्जी रोड टैक्स की रसीद बनाने वालों का भांडाफोड़ किया। यह मामला उस समय हुआ जब मंत्री मूलचंद शर्मा नेशनल हाईवे पर बसों की चेकिंग कर रहे थे। तभी यूपी से आने वाली बस की चेकिंग की गई तो बस चालक ने मंत्री के साथ आरटीओ को हरियाणा टैक्स की रसीद दिखाई। तो आरटीओ ने जब इस रसीद को चेक किया तो वह फर्जी पाई गई। जब वह बस चालक से पूछा गया तो यह रसीद कहां से कटवाई है तो उसने बताया कि होडल में हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर से कटवाई है। तो मंत्री ने आरटीओ को निर्देश दिए कि इस तरह की फर्जी रसीद काटने वालों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। डिप्टी और आरटीओ राकेश कुमार ने बताया कि वह हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ बसों की चेकिंग कर रहे थे। औचक निरीक्षण के दौरान यह फर्जी आरटीओ की रसीद काटने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि परिवहन मंत्री ने पलवल के पुलिस अधीक्षक को तुरंत फर्जीवाड़ा करने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ठोस कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह लोग फर्जी रोड टैक्स की पर्ची बनाकर सरकार को रोज लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर जाकर इसकी जांच की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने होडल थाने में शिकायत दी। लेकिन जब आरटीओ ने यह पूछा कि नेशनल हाईवे पर जगह जगह बूथ बनाकर इस तरह की रसीद आए दिन काटी जा रही है तो उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जब कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई कर दी जाएगी। मंत्री जी, बाबल के बाद एक फिर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है, क्या है सारा मामला? आज हमने जो रोड पर जो अभियान चलाया, जो अवैध बस है, कोई अवैध वाहन चल रहा है जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ये अभियान की हमने शुरुआत करी थी बॉर्डर से बॉर्डर तक। और जो बावल में फर्जीवाड़ा था, जो 2 नंबर की जो रसीद निकालते थे, जो आरटीओ के नाम से रसीद टैक्स करते थे, इस तरह का होडल में हमें मिला। उसने एक बस का 1000 रुपये का चालान काट कर जो 2 नंबर की रसीद बनाकर उसके हाथ में दी और सरकार में वो जमा नहीं करे। इस तरह के बहुत से फर्जीवाड़े पूरे हरियाणा में हम इस तरह का अभियान चलाएंगे। इस तरह की जो 2 नंबर की दुकानें जो ट्रांसपोर्टरों को जो चूना लगा रहे हैं, जो सरकार को चूना लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस तरह पूरी जानकारी आरटीओ के तमाम अधिकारी अपने रोड पर रहेंगे और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आज भी कोई कार्रवाई की गई है इस तरीके की? नहीं, आज हमने होडल में पकड़ा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने वहाँ के अधिकारियों को कहा है कि ऐसे को लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। चेकिंग कर रहा था बसों की वगैरह, एक बस मिली RJ05 ये 3434, उसका मैंने टैक्स चेक किया, अपनी वेबसाइट पे चेक किया तो फर्जी पाया गया उसमें, जो कार्रवाई करने के लिए। तो सर कितने रुपए की रसीद थी और बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ के लिए जा रही थी? ये मथुरा से आ रही थी, दिल्ली साइड में जा रही थी। ये 1000 रुपये की रसीद थी। तो आरोपी को कार्रवाई करेंगे, पुलिस ने आगे कार्रवाई करनी है जो भी करनी है, ये पुलिस करेगी कार्रवाई जो भी करनी है। मेरे पास जो मैंने चेक किया वो दे दिया। नहीं सर, जैसे आप जगह जगह पर सर काटते हैं रसीदों को, लेके बॉर्डर से लेके और पूरे फरीदाबाद तक काटते हैं सर। ये रसीद खोके लगे हुए हैं, लिखा होता है यूपी, हरियाणा, राजस्थान। तो मैं जो फर्जी मिली है मैंने उसी का दिया है। और जो और लगे हुए हैं सर, इनके खिलाफ इनकी क्या जांच की जाएगी? इनके खिलाफ तो जिसकी फर्जी पाई जाएगी उसके खिलाफ करी जाएगी जांच। क्या वो भी साथ थे वहाँ पर जब ये वो पकड़ी गई बस? हाँ जी, मंत्री जी भी साथ थे। मूलचंद शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी। अभी थोड़ा समय पहले मेरे पास असिस्टेंट आरटीओ राकेश कुमार पलवल आए थे, जिन्होंने अपने लिखित कंप्लेंट मेरे को दी है कि आज वो बाबरी मोड़ पे चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक बस RJ05PA 3434 को रोक करके उसका हरियाणा टैक्स चेक किया। तो चेक करने पे बतलाया है कि भाई जो उसके पास हरियाणा रसीद टैक्स थी वो फर्जी थी। जिन्होंने उसको चेक करने के बाद में एक लिखित कंप्लेंट दी है, वो रसीद अपने कोसी बॉर्डर से थोड़ा आगे कोसी में कटा हुआ है।
जो उनके खिलाफ अपने आरटीओ साहब ने, असिस्टेंट आरटीओ साहब ने कंप्लेंट दी है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करेंगे, दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। तो सर क्या है जो ये रसीद काट, इनके बारे में अपने जो टैक्स विभाग है, अपने आरटीओ साहब अगर जो हमारी मदद मांगेंगे उनको चेक करने के लिए, तो हम उनकी मदद करेंगे। और इस चीज़ को वही चेक कर सकते हैं कि वो असली है या नकली है। टैक्स के बारे में तो आरटीओ साहब को ही जाने है, इस चीज़ के बारे में तो वही जाँच करेंगे। तो सर क्या तो अपने राजेश कुमार, अपने असिस्टेंट आरटीओ साहब ही आए हैं कंप्लेंट लेकर के, तो उनकी कंप्लेंट पे मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करूँगा। होडल पुनाना सड़क मार्ग पर उस समय लोगों की भीड़ लग गई जब एक इस सड़क मार्ग पर दुर्घटना में एक फौजी की मौत हो गई। थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास ने बताया कि उनको सूचना मिली कि होडल पुनाना सड़क मार्ग पर दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और सामने से एक गाड़ी आ रही थी, जिसको देखकर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और खड़े ट्रक में उसकी बाइक टकरा गई। पुलिस ने बताया कि जब मृतक के जेब की तलाशी ली गई तो मृतक की जेब से एक आर्मी का कार्ड मिला, जिसमें उसका नाम गोपाल लिखा हुआ था, जो राजस्थान के गांव परमाद्रा रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भिजवाया और पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। हरिराम निवासी परमदारा राजस्थान ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसका भाई आर्मी में था। वह घर किसी काम के लिए फरीदाबाद गया था। जब वह वापस गांव लौट रहा था तो गांव गोपाल की बाइक ट्रक से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई हरिराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। एक सड़क दुर्घटना में एक फौजी की मृत्यु है सर, क्या मामला कैसे हुई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? एक गोपाल नाम का एक्स रिटायरमेंट है अपने फौज से और परमतला राजस्थान का रहने वाला है। कल शाम को वो अपने होडल की तरफ से अपने गांव राजस्थान परमतला के लिए जा रहा था, तो जैसे ही वो पुराना रोड पर दाल मिल के सामने पहुंचा तो सामने खड़े हुए ट्रक, उसका बैलेंस खराब हो गया, खड़े हुए ट्रक से जाके टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और जिसके परिजनों ने उस संबंध में कंप्लेंट दी है, जिसका मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम करा दिया है और परिजनों के हवाले डेड बॉडी कर दी। तो सर जो मतलब ट्रक था खड़ा था, क्या उसका उस ट्रक का नंबर आ गया है? ट्रक मौके से उस समय तो भाग गया था, लेकिन वहाँ जो नजदीक दुकानें थी, दुकानदार थे, उन्होंने उसका नंबर ले लिया है। जल्द ही उसको तलाश करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या नाम था सर, कहाँ का रहने वाला? ये परमंदला गांव का राजस्थान का रहने वाला है। गोपाल नाम है इसका। क्या नाम भाई साहब? हरिंदर जी, ये बताइए जो एक्सीडेंट हुआ, अभी दुर्घटना हुई है, ये केस हुई है, कितने लोग थे इसमें और कितने लोगों की मौत हुई? सर मोटरसाइकिल होटल की तरफ से आ रही थी, बाजार की तरफ से, और यहाँ पे एक घर खड़ा था, उसमें टक्कर लगी है इनकी और उसका एक ही बंदा था। और जो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ पुलिस को बुला दी, उसके बाद पुलिस ने इनको एम्बुलेंस बुला के भेजा, शायद इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या आर्मी फौजी बताया जा रहा है कुछ ऐसा? डॉक्यूमेंट जो बताए जा रहे हैं, किसी ने चेक किए थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो फौजी के ही बताए जा रहे हैं। फौजी तो कुछ ऐसा पता लगा कहीं का रहने वाला है, कहाँ का? डॉक्यूमेंट में पता लगा राजस्थान का है, बाकी गांव का नाम तो पता नहीं है। ये राजस्थान भरतपुर राजस्थान मतलब मौत हो चुकी है। हाँ जी, पलवल जिले के होडल उपमंडल के गड़ी मोड़ पर लगे एक्सिस बैंक पर चोरों ने बीती रात एटीएम तोड़ दिया। चोरों ने पहले तो एटीएम के शटर को तोड़ा और फिर चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ा, लेकिन चोर एटीएम मशीन में उखाड़ने में नाकाम रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक्सिस बैंक के सुपरवाइजर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया।
लेकिन अभी पैसे के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कितना पैसा एटीएम मशीन के अंदर था और इसमें से कितना पैसा चोर ले गए हैं। पलवल जिले के एटीएम मशीन तोड़ने वाले बदमाशों की घटना अभी थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात बदमाशों ने गढ़ी चौक के समीप एक्सिस बैंक में लगे एटीएम के शटर को उखाड़कर बूथ में जाकर मशीन को तोड़ दिया, लेकिन बदमाश मशीन से नकदी निकालने में सफल नहीं हो पाए। घटनास्थल के आसपास लोगों को मामले की जानकारी उस समय लगी जब लोग एटीएम बूथ से नकदी निकालने के लिए पहुंचे। एटीएम बूथ टूटने की जानकारी मिलते ही आसपास के काफ़ी लोग मौके पर एकत्रित हो गए। बाद में लोगों ने मामले की सूचना थाना पुलिस को दी। एटीएम बूथ से शटर टूटने की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मोहम्मद इलियास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना का मुआयना कर निरीक्षण कर मामले की जानकारी बैंक के अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने मौके पर आकर मशीन को चेक करने के बाद मशीन तोड़ने की घटना को लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैंक के सुपरवाइजर कृष्ण कुमार की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर होटल में सर एक एटीएम टूटने का मामला सामने आया, सर क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कृष्ण कुमार सुपरवाइजर है, उसने एक कंप्लेंट दी है आगे हमारे पास। उसने कंप्लेंट में लिखा है कि भाई भिडो की यहाँ गढ़ी मोड़ पर एक एक्सिस बैंक का एटीएम है। रात के समय में उसकी शटर को तोड़ करके एटीएम के साथ एटीएम को तोड़ने की कोशिश की है किसी शरारती व्यक्ति ने। तो आपने क्या कार्रवाई की? उसकी दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और कल वर्किंग डे में उन लोगों से कहा है कि कल इसके सीसीटीवी कैमरा चेक कराएं और उसके सीसीटीवी कैमरा चेक करके जो भी जिसकी भी फोटो फुटेज उसमें आएगी दोषी को गिरफ्तार करेंगे। तो सर क्या कोई पैसे भी गए इसमें? नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं गए क्योंकि एटीएम के साथ छेड़छाड़ की है। कोई ऐसा एटीएम उन्होंने तोड़ा नहीं, तो टूटा नहीं है उन लोगों के पास। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये हमारे पास हाउसकीपिंग में है। रात को उसका शटर बंद होता है तो हमारे लैंडलॉर्ड है वही करते हैं शटर बंद। तो किसी अनजान व्यक्ति ने आके यहाँ पे तोड़ फोड़ की है, हमें पता नहीं चला। उसकी मैंने कंप्लेंट कर ली, नहीं चौकी में खड़ा फिलहाल। तो क्या क्या उसमें से गया है? उसका जो होड़ा है, जो केस वाला वो ढक्कन ऊपर वाला वो टूटा है, बाकी जो ऊपर वाला होड़ा उसका लॉक तोड़ा और बैकरूम का लॉक तोड़ा और उखाड़ा। उस तरफ आधा उखाड़ के उसमें अंदर गए नीचे से वो। उसका फोटो मैंने दे दी है, बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं, केस सही है। बाकी उसका पता लगेगा वो कितना कैसे कितना वो केस वाले बताएंगे। उसको फोटो मंगाइए। घर में पिता की मार से गुस्सा होकर दो बच्चों ने छोड़ा घर। राह भटके तो राहगीरों ने पहुंचाया स्टेट क्राइम ब्रांच तक। तो स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके माता पिता तक पहुंचाया। जी हां, यह मामला फरीदाबाद के शाहपुर गांव के रहने वाले इंद्रपाल सिंह के साथ घटित हुई। उसके मुताबिक लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने बच्चों की पिटाई कर दी थी, जिसके चलते इनके बच्चों ने गुस्सा होकर घर छोड़ दिया। लेकिन उनके अब दोनों बच्चे उन्हें सकुशल मिल गए हैं, जिसके लिए वह स्टेट क्राइम की टीम का धन्यवाद करते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे यह छोटे छोटे बच्चे, जिनकी तस्वीरों को हम तो आपको साफ साफ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हम बता जरूर सकते हैं कि यह बच्चे फरीदाबाद के शाहपुरा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की पिटाई से नाराज होकर कल देर शाम घर छोड़ दिया था और यह बाईपास रास्ते से होते हुए बुलंदशहर जाना चाहते थे। लेकिन रात होने के चलते यह बच्चे रास्ते में भटक गए और फरीदाबाद के कैली बाईपास रोड के समीप रोने लगे। तभी देर शाम वहां से गुजरने वाले राहुल शर्मा ने इन्हें देख लिया। राहुल ने रुककर इनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि वह लोग बुलंदशहर के लिए जाने वाले हैं और उन्हें होडल के बहीन गांव जाना है। जिनके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्टेट क्राइम के एएसआई अमर सिंह को दी। अमर सिंह सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और बच्चों को कब्जे में लेकर बाल गृह भिजवा दिया। सुबह के बाद अमर सिंह ने बच्चों से पूछताछ की और पता चला कि बच्चे फरीदाबाद के शाहपुरा गांव के रहने वाले हैं। जिसके बाद इसकी सूचना के बाद माता पिता को दी गई। सूचना मिलने के बाद माता पिता उन तक पहुंचे और उन्हें अपने बच्चों को सही सलामत लौटा दिया गया। क्या नाम है आपका?
इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, बच्चे घर से निकले हैं आपके, कितने दिन हो गया, क्या था पूरा मामला? कल 6 बजे निकले हैं। जी, तो कहाँ कहाँ आपने ढूंढा, कैसे प्रयास किया? पूरे गांव में ढूंढा, उसके बाद फिर बल्लभगढ़ की थाने में भी गए। जी, तो कैसे पता चला कि बच्चे वहाँ जैसे कहीं सीकरी में कहाँ पकड़े पता नहीं, हमें तो वहाँ SHO साहब ने बताया कैसे तुम्हारे बच्चे सलामत है, फिर हमको धमकाया गया। जी, कितनी उम्र है, क्या करते हैं बच्चे, स्कूल पढ़ते हैं? हाँ, एक बच्चा तो 12 साल का 13वीं में लग गया, एक 8 साल का, एक 2nd में पढ़ता है, छोटा, बड़ा 6 में। कौन लगते हैं आप बच्चों के? पिताजी हैं। तो किस बात को लेके घर से निकले थे बच्चे? साहब एक 8 दिन पहले, 8-7 दिन हो गए, हम 2-3 डंडी मार दी बस, उसके बाद कोई बात नहीं। हम दोनों मियाँ बीवी बेलदारी करते हैं और अपना कल हम बेलदारी करने गए तो रात को 8 बजे छोड़े हमने। हमारे पास सबूत भी है क्योंकि हम एक फैक्ट्री में बेलदारी कर रहे हैं। बच्चे को डंडी मार दी थी इसलिए घर से निकले हो? हाँ, 1 हफ्ता पहले मारी थी, तो इसलिए घर से निकल गए। अब कैसे भी समझ लो साहब। तो कहाँ के लिए निकले थे बच्चे? ये हमको क्या पता, हम तो आए तो हमें तो नहीं मिले। उसके बाद हमने गाँव में ढूंढे सब जगह, जब गए हम पुलिस में। गाँव में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पूरे गांव में पता नहीं चली। सब ने ये कह दी कि बच्चा हमने देखा ही ना, तुम्हारे बच्चा हमने देखा ही ना। पूरे गांव ने यही बोला। कल ही घर से निकले थे? कल निकले, कल 6 बजे। तो बच्चे मिल गए हैं, खुश हो आप? हाँ, हम खुश है साहब। आप क्या नाम है, क्या नहीं है? मेरा नाम SI अमर सिंह है और मैं स्टेट क्राइम फरीदाबाद में तैनात हूँ। 2 बच्चे मिले हैं, क्या था करते मामला? ये कल रात की बात है, 9 साढ़े 9 के आसपास के एक लड़का है राहुल, उनकी हमारे पास सूचना आई कि भैया मैं ड्यूटी से आ रहा था, मुझे 2 बच्चे मिले हैं लावारिस सीगरी बाईपास पर, तो वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उसकी सूचना के आधार पर मैं भी पहुंचा हूं और हमने सीकरी पुलिस चौकी को भी को इन्फॉर्म किया है, चाइल्ड लाइन को भी इन्फॉर्म किया है। मैं और चाइल्ड लाइन से हमारे साथी वह मौके पर पहुंचे हैं और हमने दोनों बच्चों से घर परिवार के बारे में पता जाना, लेकिन बच्चे कुछ परिवार का पता नहीं बता रहे थे। उसके बाद फिर हमने बच्चे से काउंसलिंग की है, जो सीजल चेयरपर्सन है उनको हमने मैसेज दिया, सर 2 बच्चे इस तरह के हालात हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि भी आप इन बच्चों को SOS है सेक्टर 29 वहाँ छोड़ दी जाए। उसके बाद कल सुबह इनकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। तो उसके बाद तो आज सुबह बच्चों से हमारी बात हुई है, बच्चों ने जो बताया उसके आधार पर हमने पता किया है। तो ये बच्चे साहूपुरा गाँव के रहने वाले निकले हैं। तो साहूपुरा गाँव के इन बच्चों, इनके पिताजी को इन्फॉर्म करके इनके माँ बाप को हमने बुलाया है और उनके हवाले सीरियल का आदेश उनके हवाले बच्चों को किया जा रहा है। तो कितनी उम्र है बच्चों की सर? बच्चों की 8 से 10 साल उम्र है। मैं यही कहना चाहूँगा, एक जैसे राहुल ने हमारे पास फ़ोन किया है तो सभी लोग, कोई भी आदमी की कोई कैसा भी कोई घटना देखता है ऑन रोड पे चलते हुए तो पुलिस को सूचना जरूर दें, एक अच्छे सोशल वर्कर की जिम्मेदारी निभाएं। लोगों के पास नंबर नहीं रहता जुड़ने के लिए, तो ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे डायरेक्ट बात हो पाए कि मदद? 1098 है बच्चों के लिए, तो कोई भी आदमी कहीं से भी कॉल कर सकता है और 24 घंटे अवेलेबल होता है और पुलिस का 100 नंबर है ही, सभी को पता होता है। तो बच्चों को परिजनों को दे दिया? हाँ, बच्चों को परिवार के हवाले कर दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। राहुल, क्या मामला? 2 बच्चे मिले हैं बाईपास पे, क्या था पूरा मामला? सर मैं रात को अपनी जॉब से आ रहा था तो मेरे को कैली बाईपास के बाद 2 बच्चे रोते हुए मिले थे। तो मैंने 2 बच्चे से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो बोल रहे थे हम बुलंदशहर से आ रहे हैं पैदल पैदल और मैं बहीन गांव जाना है होडल। और तो फिर मैंने बच्चों को खाना पीना भी खिलाया वहाँ पे। तो मैंने फिर क्राइम स्टेट को ब्रांच को कॉल भी की थी, तो वहाँ पे मौके पर वहाँ पे पुलिस वाली टीम भी पहुँच चुकी थी और उन्होंने पूरी मेरी सहायता की थी और वहाँ पे आगे के बच्चों को आगे बच्चों को ले गए थे। आगे की कार्रवाई उन्होंने की थी पुलिस वालों भैया ने। कैसा लग रहा है आपने 2 बच्चों को? नहीं, मेरे को सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 2 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने 2 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया। तो कितनी उम्र होगी इन बच्चों की? बच्चों की उम्र सर एक की तो 7 साल होगी और एक की 9 साल के आसपास होगी। परिवार मिल चुका है उनको? हाँ जी, परिवार मिल चुका है बिल्कुल। कौन से गांव के रहने वाले बच्चे? सर ये पीछे से बुलंदशहर से हैं लेकिन रहते साहूपुरा गाँव में हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से लेकर फरीदाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर छापेमारी की। बिना कागजात के चल रही 6 बस सहित 10 वाहन इंपाउंड किए। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश अवैध रूप से सवारियां ढो रहे वाहनों को जब्त किया गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कमाल कसी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना काल में एक्शन मोड में दिखाई दिए। परिवहन मंत्री ने आज दोपहर 2 बजे अचानक बल्लभगढ़ के
बस अड्डा के बाहर दौरा किया, जहां मौके पर 5 प्राइवेट बस अवैध रूप से सवारियां भरते हुए मिली। यह नहीं, बिना कागजात के एक पानी का ट्रक का वाला टैंकर भी मिला, जिसे तुरंत मौके पर आरटीओ अधिकारी द्वारा इम्पाउंड कर दिया गया। जैसे ही सूचना हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों को लगी तो मौके पर हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक राजीव नागपाल भी पहुंचे। परिवहन मंत्री ने बस अड्डे का निरीक्षण किया और महाप्रबंधक को बस अड्डा व वर्कशॉप के अंदर साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए। बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर बस अड्डा के बाहर जहां परिवहन मंत्री ने अचानक छापेमारी शुरू कर दी, मौके पर मिली अवैध बसों को आरटीओ विभाग द्वारा इम्पाउंड कराया गया। रोडवेज के जीएम राजीव नागपाल को भी जल्द से जल्द वर्कशॉप में खड़ी कंडम बसों की नीलामी करने के आदेश दिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि बल्लभगढ़ बस अड्डा को पीपी मॉडल बस अड्डा बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयारी की जा रही है। यही नहीं, परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर बल्लभगढ़ की ओर और बड़खल चौक पर छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान में एक कैपिटल बस सर्विस बिना रोड टैक्स दिए पाई गई। इसके अलावा रोडवेज के महाप्रबंधक राजीव नागपाल द्वारा इको गाड़ियों को रुकवाकर अवैध रूप से सवारी ढोने वाले मामले में इम्पाउंड किया गया। मंत्री जी बस स्टैंड पर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास है? नहीं, कोई खास नहीं, हमारे ज़िले का बस स्टैंड है जी। और जहाँ से मैं मंत्री हूँ ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे बस कंडम हैं जो खड़ी हैं, जो बरसों से खड़ी हैं। ये कि जल्द से जल्दी इन बसों को कंडम करके इनको बाहर करा जाए और बसों को साफ मिले। और दूसरा ये है कि अपने ज़िले से कोई भी अवैध वाहन ना चले, और पलवल और फरीदाबाद से तो इस तरह के वाहन नहीं चलने चाहिए। और हरियाणा रोडवेज के जहाँ स्वयं हम बसें हमारे पास हैं, कंडक्टर हमारे पास हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग बस भरें, इस तरह से सब कहे कि प्राइवेट बस नहीं चलेंगी, ना कोई इको चलेंगी, ना बस चलेंगी। इन पर सब पर लगाम लगाने का। मंत्री जी लगातार आप ऐसे अभियान चला रहे हैं कि जिसमें प्राइवेट जो बस चल रही हैं, अवैध रूप से बस चल रही हैं, उनको जो है पकड़ने का काम किया जाता है। बावजूद उसके जो क्या हमारे सिस्टम में कहीं कोई कमी है? हाँ, कमी है सिस्टम। हम करने जा रहे हैं सिस्टम को। आरटीए के महकमे में बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे। जो काम नहीं करेंगे उनको हम बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे, चाहे इसमें कोई एडीसी हो, चाहे दूसरे महकमे के अधिकारी हो। अपने जो काम के प्रति जो जागरूक नहीं है, जो काम के प्रति भाव नहीं है, उनका उस महकमे में रखने का कोई लाभ नहीं है। मंत्री जी बारिश के टाइम में अगर देखा जाए तो बस स्टैंड परिसर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, साफ़ सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा है। मुख्यमंत्री से बात है, पीपी मोड पे इसको बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। जैसे हमने 4-5 उन्हें बनने, इसका मैंने सारा प्रिंट आउट तैयार करा है। सबसे सुंदर बल्लभगढ़ का बस स्टैंड बनाएंगे कि पीपी मोड पे, जिस पे सब कुछ जगह हमारे पास बहुत है। हमारे पास जीटी रोड है, मेट्रो है, रेल है, सब 300 मीटर के दायरे में। उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलेगा आपको। उत्तर भारत में जीटी रोड हो, रेल हो और मेट्रो हो, और 300 मीटर में हो, उसमें बस स्टैंड हो। ये उत्तर भारत में इससे बढ़िया स्थान नहीं मिल सकता। रेल से जाना रेल से चला जाए, बस से जाना बस से चला जाए, मेट्रो से जाना मेट्रो से चला जाए। इसको सब सुंदर स्टैंड बनाएंगे पीपी उस पर, तो इसलिए क्या है सुंदर बनाने की चालू। मंत्री जी देखा जाता है कि ज़्यादातर रोडवेज के कर्मचारी कहीं ना कहीं ड्रिंक करते हैं शाम के समय, वर्कशॉप हो या अंदर हो, ड्रिंक जरूर करते हैं। कई बार शिकायत आई है चीज़ को लेकर। पहले करते थे, मना कर दिया, उन्होंने कह दिया अब कोई ड्रिंक नहीं करेंगे हम। पहले करते होंगे, अब सब ने कहा है कि हम आराम से सब चलाएंगे, कोई ड्रिंक नहीं करेंगे। सेक्टर 18 पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जिस तरह हरियाणा में एक संकल्प लिया गया है, पूरे हरियाणा के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज यहां पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और इस पार्क में ऑर्गेनिक पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों को लगाने में कुछ हिस्सेदारी सोसाइटी के रहने वाले महिलाओं की भी है। विपुल गोयल ने कहा कि इस तरह का कार्य फरीदाबाद में अनेकों साल से किया जा रहा है और हर वर्ष फरीदाबाद में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। फरीदाबाद के रहने वाले शहरवासी भी हर साल पौधा अपने क्षेत्र में लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। विपुल गोयल ने कहा कि इस पार्क में हर्बल पौधे लगाए गए हैं जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होगा, साथ में लोगों इनका उपयोग भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है और पिछले काफ़ी लंबे समय से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से हरा भरा हरियाणा सरकार के द्वारा जो नारा दिया गया है वह सार्थक होता दिखाई दे रहा है। वहीं पार्क में हर्बल पौधे लगाने वाली संस्था की तरफ से
रिम्पी जैन ने बताते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि फरीदाबाद के सभी पार्कों में हर्बल पार्क बनाकर पौधे लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को औषधि प्राप्त हो सके। लाला लाजपत राय सर, आज पार्क में जो आयुर्वेद से जुड़े पौधे लगाए गए हैं और हरियाणा सरकार का अभियान भी चल रहा है, हरा भरा हरियाणा, तो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पर्यावरण को बढ़ रहा है? आज देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो अपने अध्यक्ष पद की ओथ लेने के साथ साथ ही ये कार्यकर्ताओं का को एक आह्वान किया और एक संकल्प लिया कि पूरे हरियाणा के अंदर हम पौधारोपण करेंगे। और ये पौधारोपण हम फरीदाबाद के अंदर पिछले अनेकों सालों से रेगुलर करते आ रहे हैं। तो उसी के तहत आज सेंट्रल पार्क ने इनर व्हील के तहत जो मिसेस वीना गोयल, रेखा गुप्ता, प्रियंका सूद, मिसेस अमिता चावला और जितने भी जो लोग हैं, सरिता गुप्ता जी, डॉक्टर चांदना साहब, अनिल जी और अंकल बनवारी लाल जी, जितने भी जो लोग यहाँ पर हैं, इन सब ने मिलकर सेंट्रल पार्क को एक हर्बल पार्क बनाया है। और बहुत ही दुर्लभ पौधे देखा, चंदन के वृक्ष इन्होंने यहाँ रोपित करवाए हैं, रुद्राक्ष का है, कल्प वृक्ष है, अंजीर का है और अनेकों हर्ब्स के पौधे यहाँ पर लगाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि इनर व्हील बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले अनेकों सालों से हर साल ये लोग कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह जगह पार्कों में पौधारोपण का काम भी करते रहे हैं। तो आज भी इन्होंने इस काम को रेगुलर रखा हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके के अच्छे काम में इनर व्हील यहाँ पर लेते हैं। महिला स्वैच्छिक संस्था इनर व्हील से जुड़ी हुई हूँ, मैं पास्ट सेक्रेटरी रही हूँ। आज हमारा इस हर्बल पार्क को बनाने का इस पैंडेमिक कोविड-19 के टाइम पे इस पैंडेमिक से लोगों को जड़ी बूटियों के रूप में जो आज हमने पौधे लगाए हैं उनसे अवगत कराना है, ताकि इस महामारी से हम अत्यधिक लोगों को जागरूक करें और घर में रहकर भी हम इस बीमारी को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दूर रख सकें। मैं आज यहाँ पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करना चाहूँगी कि वे हमारी संस्था के साथ मिलकर और फरीदाबाद में जितने भी हुड्डा पार्क्स हैं उसका 30 to 40% एरिया हर्बल पार्क के रूप में डेवलप करें, ताकि हम इस संस्था को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को भी अवेयर कर पाएं। और वैसे भी जो वृक्षारोपण है ये एक विश्व की सबसे बड़ी जटिल समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, उससे भी हमें बचाता है। ये पक्षियों के आवास स्थान भी हैं जिनको आवास हम दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी हमारे को वर्षा इनसे मिलती है। तो मैं तो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहूँगी कि हर पार्क को वृक्षारोपण और हर्बल पार्क दोनों को ही बढ़ावा दें। धन्यवाद। बढ़ाए गए मुआवजे की मांग को लेकर अजरौदा और दौलताबाद के किसानों ने आज किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है। नारेबाजी करते नजर आ रहे यह लोग दरअसल फरीदाबाद के अजरौदा और दौलताबाद के किसान हैं। इन किसानों का आरोप है कि 1995 में इनके जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1998 में पूरी की गई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर यह लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई है। आरोप है कि तब से अधिकारी लगातार फरीदाबाद और चंडीगढ़ के बीच में उन्हें धक्के खिलवाते रहते हैं। अब जाकर अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार के पास अभी किसानों का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। किसानों के मुताबिक सरकार को इन दोनों गांवों के किसानों को लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। अब किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास उन्हें भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है तो उन्हें ज़मीन वापस दे दी जाए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर, प्रदर्शन किस लिए किसान संघर्ष समिति का आज लघु सचिवालय के बाहर? ये अजरौदा और दौलताबाद के किसानों की जमीन सेक्टर 20 उसमें ए और बी में 95 में अखबार की गई थी और मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुआवजा देने की बात कही है। आज तक 1-1.5 साल से घूम रहे हैं लोग,
आज तक मुआवजा नहीं मिला है। भाजपा सरकार इतना किसानों को परेशान कर रही है, किसान विरोधी काम कर रही है। आज हमारे किसान जूझ रहे हैं। इस एवज में आज धरना देना पड़ा। अगर मुआवजा 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो पूरे प्रशासन का घेराव करेंगे और खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, उनका भी घेराव करने का काम करेंगे किसान। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है। मलिक, मैं अजरौंदा गांव से किसान हूँ। मलिक साहब प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने किसानों का अब मुआवजा रह गया है? सर सारे गांव का, दोनों गांवों का, दौलताबाद अजरौंदा ए और बी दोनों सेक्टर एक्वायर किए गए थे। जी। अभी कब तक किए गए थे ये 95 में सेक्शन 4 लगी थी, 98 में अवार्ड हुआ था। और ये जो ऑर्डर है हमारा ये 11/3/2019 का है। 2019 से और अब तक 1.5 साल से हम उड्डा प्रशासन के चक्कर लगा करके पाम टूट गए हैं, जबकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इन लोगों ने हमें कहते हैं पंचकुला जाओ तो हम पंचकुला जाते हैं, पंचकुला वाले कहते हैं फरीदाबाद जाओ तो हम फरीदाबाद आते हैं। और इस तरह से ये कर करके हमें चक्कर लगवाते रहे 1.5 साल से। और आखिर में आके हमारे को ये जवाब दे दिया गया कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको 415 रुपए के हिसाब से मुआवजा और दिया जाए। कितने किसान है और कितना मुआवजा बनता है किसान का? हमारा जो किसान है उसका करीब 400 करोड़ रुपया मतलब इनके पास हमारा है, दोनों गाँवों का। कितने किसान होंगे टोटल? इसमें किसान करीब 800-900 है। 800-900 किसानों की जमीन है ये। और इन्होंने आज तक मुआवजा देने में आनाकानी करते हैं। और इस तरह से ये लोग कहते हैं तो भाई वहाँ जाओ। अब तक ये लोग एक बहाना और लगाते हैं, कहते हैं जी जमीन पे किसानों ने कब्जा कर रखा है। वो जमीन पे उन किसानों ने किया है जिनके मकान बने हुए हैं, जिन्होंने मुआवजा नहीं उठ लिया आज तक भी। उस मकानों को तोड़वाने के लिए ये सरकार आमदा है। हम कहते हैं अगर पैसा आपके पास नहीं है तो हमारी जमीनें जो खाली पड़ी हैं हमें वापस की जाएं। और जो हमारे किसान भाइयों के मकान बने हुए हैं, जिनके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उन केसों को विड्रा करो और उनकी जमीनें रिलीज करो जब आपके पास पैसा। तो सीधे कहें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही है? सरकार पूरे आदेशों का अवमानना कर रही है। अब क्या करेंगे आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रही सरकार? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है तो उस गूंगी बहरी सरकार को हम पूरा संघर्ष करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर भी गुल बजाएंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पूरे एजुकेशन करेंगे, पूरे हरियाणा के किसानों को जगाएंगे। और हाँ जी, और जगह जगह जो है किसान IMT में देखे, चंदावली में देखे, ऊंचे गांव में देखे, ये किसान विरोधी सरकार है जो कांग्रेस एक्वायर करगी। इन लोगों पे आज तक पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई मुआवजा नहीं दिया इन लोगों ने। और ये पैसे को, हमारे पैसे कोई 30,000 रुपए गज के हिसाब से ये सरमाएदारों को बेच रही है, जिसका पैसा हमें आज टोटल हमारा मुआवजा 1210 रुपए बनता है, लेकिन हमें 1210 रुपए भी नहीं दे रहे। और ये 30,000 रुपए का जो बेच रही है, जिसमें मेट्रो का डिवीजन बना हुआ है, रेडिसन होटल जैसे बने हुए हैं, मॉल जैसे बने हुए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो मेरा यही अनुरोध है कि हमारा पैसा। फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसमें 90 लाख रुपए की लागत से RMC रोड बनकर तैयार होंगे और 40 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के विकास कार्य मुक्ता और टिकाऊ किए जाएंगे और आने वाले टाइम में लंबे समय तक चले। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ के मोहना रोड का है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले RMC रोड का नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया। इसी के साथ 40 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स का नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया गया, जो कि बल्लभगढ़ के बाद नंबर 37 चावला कॉलोनी सॉफ्ट रोड पर किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि आज बल्लभगढ़ में लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री जी, किस चीज का उद्घाटन किया जा रहा है, कितने की लागत से? आज ये 4 गली तो हमारी साबुन कॉलोनी पंजाईवाड़ा, 4 गली मलेना रोड पे हैं जो गुरुद्वारे के आसपास हैं। ये सब मिला के 90 लाख का काम है और RMC रोड बनाई जा रही है सड़कें, और ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आज से शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कितनी दिक्कतें आ रही थी लोगों को इन गलियों में? बहुत नीची थी, ये बहुत पुरानी गलियां हैं, बहुत पुरानी बसावट है। ये बहुत पुराना बसा हुआ पंजाईवाड़ा मेरे वार्ड में सबसे पुराना है और ये नीची गलियां थी, इनमें पानी भर जाता था। इस बात को मंत्री जी को हमने बताया
और उन्होंने तुरंत जो है इनको पास करवाया और आज शुरू करा दिया। हम उनका आभार और धन्यवाद करते हैं। मंत्री जी, उद्घाटन किया है आरएमसी रोड का और इंटरलॉकिंग टाइल्स का, कितने की लागत है, कब तक ये काम शुरू होगा, कब तक हो जाएगा? वार्ड नंबर 39 में आज हमने आरएमसी रोड की जो शुरुआत करी है, ये 90 लाख रुपए की लागत का काम है। कुछ इस कॉलोनी में है, कुछ इस वार्ड में है, अजीत रबड़ फैक्ट्री है इस वार्ड में है, कुछ अपना दूसरे सुभाष कॉलोनी का पार्ट है, उनकी आपने शुरुआत करी है। और वार्ड नंबर 37 में 40 लाख की टेलों के हमने शुरुआत करी है कि शहर में ये छोटे छोटे कामों में छोटे छोटे काम बचे हुए हैं, उस छोटे छोटे कामों को सबको ख़त्म करना है और लोगों को आने वाले समय लाभ मिले, सुविधा मिले, लोगों को रास्ता मिले, पीने का पानी मिले, साफ मिले, सफाई मिले। इस तरह से वार्ड में छोटे छोटे काम है, सबको एक एक तरफ से फारिग करेंगे। आपके कार्यकाल में दादा ले पोता बढ़ते से काम करने की बहुत ज़्यादा चर्चा सामने आई है, तो क्या लगता है इन गलियों को जो बना रहे हैं इसमें किस तरीके की व्यवस्था रखी जाएगी? नाली की बात कर ले या पानी निकासी की बात करें? मेरा दो बात है कि कुछ लोगों के मकान ऊंचे हैं और कुछ लोगों के मकान पुराने उस पे हैं। हम नाली के साथ हम जाल बनवाएंगे जिससे जाल प्लेन रहेगा और जो नीचे मकान है उसका पानी उसमें आ जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। जब उसके मकान सबके बन के तैयार होंगे तब इस नाली को पूरी को बंद कर देंगे। तो क्या जिस तरीके इंटरलॉकिंग टाइल की बात करें तो वो 40 लाख की लागत से बने, तो उसमें कितना समय लगेगा जो कंप्लीट हो जाएगी? किसी ने महीना भर का, किसी में 10 दिन का, कोई 5 दिन का। ये गली तो 5-6 दिन का काम है सारा, और काम पूरी स्पीड से बल्लौर विधानसभा जो काम कर रहे हैं पूरी स्पीड के साथ सब काम पूरे हो गए। क्या विकास का पहिया फिर से शुरू हो चुका है? हाँ, मनोहर जी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जो विकास का चक्र है पूरी तरह